हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को NCERT से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 की बुक का 5वां चैप्टर है शरीर में गति। बहुत ही अच्छा लेसन है। इसमें जो गति होती हैं उनके बारे में जानेंगे। शरीर के विभिन्न भागों में जो जॉइंट यानी संधियाँ पाई जाती हैं उनके नाम पूछे जाते हैं आपके पेपर में, तो उन सभी जॉइंट्स के बारे में इस लेसन में जानेंगे। इसके अलावा जो कीड़े मकोड़े होते हैं किस प्रकार गति करते हैं यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो ये भी इसी लेसन में जानेंगे। तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट लेसन है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। यानी आप देखते हैं, जब आप शांत होकर बैठते हैं तो आप देखते हैं कि शरीर में स्वतः ही कुछ गतियां होती रहती हैं, जैसे सांस लेते हैं, पलकें झपकती हैं। इसके अलावा शरीर के आंतरिक भागों में भी कुछ गतियां होती रहती हैं। आगे लिखा है, जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? तो जब लिखते हैं तो हाथ के द्वारा लिखा जाता है, तो हाथ के विभिन्न भाग होते हैं। ये उंगलियां हैं, हाथ का पंजा है, तो ये सभी गति करते हैं। आगे लिखा है, जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? उपर्युक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। यानी आप अपने स्थान पर स्थिर होते हैं लेकिन आपके शरीर के जो भाग है वह गति करते हैं। आगे लिखा है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यानी कुछ स्थितियों में तो शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, लेकिन कुछ स्थितियों में क्या होता है, शरीर तो स्थिर होता है लेकिन शरीर के जो भाग होते हैं वह गति करते हैं। अब बूझो के मन में क्या प्रश्न आता है? बूझो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं? तो पौधे भी गति करते हैं, भले ही वह स्थिर होते हैं लेकिन उनके विभिन्न भागों में गति होती है। आगे लिखा है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार गमन करते हैं? चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी विविधता क्यों है? तो इसी विविधता के बारे में नीचे डिटेल में बताया गया है कि जो मछलियाँ होती हैं वह तैरती हैं, सांप रेंगता है, इसके अलावा जानवर होते हैं वो चलते हैं। तो इनमें अंतर क्यों है ये इस लेसन में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है मानव शरीर और एवं इसकी गतियाँ। यानी पहले मानव शरीर और इसकी गतियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर एवं गतियाँ। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। अब यहाँ पर कुछ गतियों को करने के लिए बताया गया है कि आप अपने हाथ को काल्पनिक गेंद, यानी आप ये सोचिए कि आप एक गेंद फेंक रहे हैं और हाथ को घुमाइए। इसी प्रकार कंधे से वृत्ताकार रूप में आप अपने कंधे को घुमा सकते हैं। इसके अलावा भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। तो ये कुछ गतियां करने के लिए बताया गया है
तो ये पढ़ना आवश्यक नहीं है। इनमें जो गतियां होती हैं वो पढ़ना आवश्यक है कि कौन सी गति किस में होती है। आगे लिखा है, क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। तो शरीर के कुछ भाग ऐसे होते हैं जिन्हें चारों ओर दिशाओं में घुमाया जा सकता है, लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जिन्हें आगे पीछे ही किया जा सकता है। तो यही यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है। लिखा है, एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र में दर्शाई स्थिति में रखिए, जिससे आपकी कोहिनी पैमाने के मध्य में रहे। इस प्रकार से आपको करना है। फिर क्या करना है? अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहिनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? अब यदि कोई पैमाना आप अपने हाथ में इस तरीके से बांध लेंगे तो आप कोहिनी को नहीं मोड़ पाएंगे। तो यही समझाया जा रहा है। आगे लिखा है, क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों? यानी जहां पर दो हिस्से जुड़े हुए हैं वहीं से ही अपने शरीर का जो भाग है वहीं से मुड़ सकता है या घुमा सकते हैं उसको। लेकिन जब पैमाने को हाथ पर बांध दिया है चित्र के अनुसार, तो आप अब अपने हाथ को नहीं मोड़ सकते हैं। आगे लिखा है, कोहनी, उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा तथा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। जहां पर एक भाग दूसरे भाग से जुड़ा होता है तो वह भाग कहलाता है संधि, यानी जॉइंट। आगे लिखा है, यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? तो यदि शरीर में कोई संधि ही ना होती तो शरीर किस प्रकार से कार्य कर पाता? ना तो कोई गति कर पाता, ना ही किसी वस्तु को उठा पाते, ना ही लिख पाते, ना ही कोई किसी भी प्रकार की गति को करना संभव नहीं था। आगे लिखा है, वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? यानी संधि तो है, ये आपने समझ लिया कि दो भाग जुड़े हुए हैं जहां पर वह संधि है, लेकिन वह कौन सी वस्तु है जो इन्हें आपस में बांधती है? तो ये यहाँ पर नीचे समझाया जा रहा है। लिखा है, अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, अंगुली एवं पादांगुलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। अब आप समझ गए होंगे जो संधि है वह अस्थियों में है, और संधियां भी अस्थियों में ही होती हैं। यानी अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं और जहां जुड़ी होती हैं वह संधि होती है। आगे लिखा है, ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां। जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहिनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहिनी तक जुड़ी रहती हैं। यानी कि हाथ जो है इसमें कई अस्थियां जुड़ी हुई हैं और जहां पर जुड़ी हैं वह कहलाता है संधि। आगे लिखा है, इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिलाया झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें। अब ये तो आपने जान लिया कि हड्डियां जहां पर जुड़ी हुई हैं वह है संधि। संधि अस्थियों में यानी हड्डियों में होती हैं, और हमारा जो हाथ है, पैर है, इसमें कई प्रकार की संधियां होती हैं। अब इसमें मुख्य प्रकार की कुछ संधियों के बारे में बताया गया है, और ये जो है इम्पोर्टेंट है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन सी संधि कहाँ पर पाई जाती है, किस प्रकार की होती है, और प्रश्न आपका यहीं से बनता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कंदुक खल्लिका संधि। तो आपको पढ़ने की ये आवश्यकता है इसमें कि कंदुक खल्लिका संधि कहाँ पर पाई जाती है। ये इस प्रकार की होती है, तो क्रियाकलाप के माध्यम से इसमें यहाँ पर समझाया गया है कि किस प्रकार से कंदुक खल्लिका संधि जो है काम करती है। यहाँ इस चित्र में ये कटोरी जैसा ऊपर का भाग होता है, ये नीचे गेंद जैसा भाग होता है, और ये बेलन होता है। ये कटोरी
में ये गेंद वाला भाग इसमें फंसा होता है और ये चारों तरफ घूम सकता है। तो कंदुकखलका संधि शरीर में आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिखाई गई है ये, तो ये पाई जाती है कंधे में पाई जाती है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जांघ की अस्थि है, ये यहाँ पर कंदुकखलका संधि है। तो जांघ की अस्थि के पास भी ये पाई जाती है, ये श्रोणीय अस्थि होती है। तो आपको याद रखना है कंधे में और ये यहाँ पर जांघ की अस्थि के पास, जहाँ ये जांघ की अस्थि जुड़ी होती है वहाँ कंदुकखलका संधि पाई जाती है। इतना आपको याद रखना है और आपको क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी संधि लिखी है धुराग्र संधि। तो धुराग्र संधि कहाँ पाई जाती है? लिखा है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुकखलका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। तो ये धुराग्र संधि जो है आप देख सकते हैं यहाँ पाई जाती है। ये जो अस्थि जुड़ी हुई है यहाँ पाई जाती है धुराग्र संधि। ये नीले कलर से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है कि धुराग्र संधि जो है गर्दन और सिर को जोड़ती है। अब लिखा है हिंज संधि के बारे में। तो हिंज संधि कहाँ पाई जाती है? घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे पीछे की ओर खुलने देता है। यानी कि जो दरवाजे में कब्जे लगे होते हैं तो दरवाजा सिर्फ आगे पीछे ही खुल सकता है। तो जो घुटने की संधि होती है वह होती है हिंज संधि, क्योंकि ये जो संधि होती है ये सिर्फ एक ही दिशा में गति करने की अनुमति देती है। तो यहां लिखा है हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहिनी में हिंज संधि होती है जिससे केवल आगे पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। कोहनी में होती है, घुटने में होती है। तो कोहनी और घुटने को आप एक ही दिशा में सिर्फ गति कर सकते हैं, तो वहाँ हिंज संधि है। बस आपको इतना याद रखना है, घुटने की संधि और कोहनी की संधि। अब लिखा है अचल संधि के बारे में। कंदुकखलका संधि पढ़ ली, हिंज संधि पढ़ ली, धुराग्र संधि पढ़ ली। अब लिखा है अचल संधि। तो लिखा है हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा है, अचल का मतलब है जो चल ना सके, हिल ना सके, गति ना हो उनमें। तो ऐसी जो संधि होती हैं वह अचल संधि कहलाती हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। तो ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य जो संधि है वह है अचल संधि। आगे लिखा हुआ है हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न भागों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि यदि आपको कोई गुड़िया बनानी है तो उसके पहले आप उसका ढांचा तैयार करेंगे। इसी प्रकार शरीर के अंदर भी एक ढांचा होता है और उसे कहते हैं कंकाल, जो अस्थियों का बना होता है। आगे लिखा हुआ है हम कैसे जानते हैं कि मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान सकते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हम
शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति देख सकते हैं। यानी एक्सरे से हमें पता चल जाता है कि कौन सी अस्थि कहाँ पर है। जब कभी भी फ्रैक्चर हो जाता है, कोई हड्डी टूट जाती है, तो एक्सरे से पता लगाया जाता है कि कहाँ पर हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। आगे लिखा है, क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार का किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। आगे लिखा है, अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें। एक्सरे चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर एक्सरे दिखाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, टखने एवं घुटने की संधियों के एक्सरे चित्र। ये आगे लिखा है, अपनी अंगुलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? बिल्कुल लचीली है। कलाई में भी एक संधि होती है, तभी तो कलाई को घुमा पाते हैं। आगे लिखा है, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, जिन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? तो यदि कलाई में एक ही अस्थि होती तो ना कलाई को मोड़ पाते, ना कोई वस्तु को उठा पाते, ना किसी वस्तु को पकड़ पाते। तो जो कलाई है ये कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। अब शरीर के कंकाल में कई प्रकार की हड्डियां हैं, तो अब यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से पसलियों के बारे में बताया जा रहा है। तो क्रियाकलाप पढ़ना आवश्यक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। चित्र को ध्यान से देखिए। वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपर्युक्त अनुभव से कीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये पसली पिंजर है। आगे लिखा है, हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, पसलियां जो हैं ये मुड़ी हुई होती हैं गोल आकृति में। आगे लिखा है, वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं, और ये पसलियां जो हैं शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखती हैं। अब पसलियों के अंदर फेफड़े होते हैं, ये फेफड़े इनमें सुरक्षित रहते हैं। आगे लिखा है, अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की अंगुलियों को छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर ले जाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है, यानी आप पीठ में इसका अनुभव कर सकते हैं। ये मेरुदंड होता है। तो आप यदि किसी अपने मित्र की पीठ पर हाथ रखकर यदि उंगली से इन्हें गिनने का प्रयास करेंगे तो आप इन्हें गिन सकते हैं। आगे लिखा है, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिन्हें कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। तो पसली पिंजर भी इन्हीं से जुड़ा होता है। तो ये छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कशेरुका कहते हैं। और कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 33। ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? तो यदि मेरुदंड जो है एक ही हड्डी का होता तो हम लोग झुक नहीं सकते थे, बिल्कुल सीधे रहना पड़ता, क्योंकि यदि झुकते तो वह टूट जाता। अब ये कई छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना है। ये इनमें ज्वाइंट हैं, ये एक दूसरे में फंसी हुई हैं, तभी तो हम लोग झुक सकते हैं, मुड़ सकते हैं। आगे लिखा है, अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए।
उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करें। क्या आपको उसके कंधों के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। आप लोगों ने अपनी शरीर में भी इन कंधे की अस्थियों का अनुभव किया होगा। आगे लिखा है, चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना श्रोणि अस्थियां हैं। इस चित्र की बात हो रही है। और ये जो अभी बताया कंधे की जो अस्थियां थी वो इस चित्र में आप देख सकते हैं। इस चित्र में अब यहां पर बात हो रही है श्रोणि अस्थियों की, तो ये आप यहां नीचे देख सकते हैं। आगे लिखा है, यह बॉक्स के समान ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। यह कूल्हे वाला हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते, जिन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें उपास्थि कहते हैं। यानी कंकाल में तो अस्थियां होती हैं, जहां पर जोड़ हैं वहीं से ये मुड़ सकती हैं, लेकिन कुछ भाग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मोड़ा जा सकता है, लेकिन ये हड्डियों जितने कठोर नहीं होते, वह कहलाते हैं उपास्थि। अब उपास्थि कहाँ पर है? कान में होती है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, आप अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। बिल्कुल प्रतीत होता है। कान आप ऐसे मोड़ भी सकते हैं और ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी अस्थि नहीं है, यानी हड्डी नहीं है। आगे लिखा है, क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस होता है? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं जितना हमारा कर्णपाली, यानी कि जो नीचे का भाग है ये होता है कर्णपाली, ये कोमल होता है, लेकिन ये जो ऊपर का भाग है ये होता है कठोर। आगे लिखा है, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। तो कठोर तो है लेकिन अस्थि जैसा नहीं है। ये उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। तो जो शरीर के जोड़ हैं, जो जिनके बारे में अभी पढ़ा था, तो उनमें भी उपास्थि पाई जाती है। आगे लिखा है, हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छालेख बनाइए। ये बच्चों के लिए लिखा है। तो कंकाल के बारे में पढ़ लिया, हड्डियों, उनकी जोड़ जो होते हैं उनके बारे में, और उपास्थि के बारे में भी जान लिया। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाएं। तो अब जानेंगे पेशियों के बारे में। लिखा है, अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। यदि हाथ आप ऐसे मोड़ते हैं तो आपको उभरा हुआ एक भाग दिखाई देता है, ये कहलाता है पेशी। संकुचित होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाएं। पेशियों का क्या होता है? क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। जब 2 पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है। तो आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। तो अस्थियों को गति पेशियों द्वारा ही प्रदान होती है, ये आपको याद रखना है।
और एक अस्थि को गति देने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। बस आपको इतना याद रखना है। अब पढ़ेंगे जंतुओं की चाल। मनुष्य की कंकाल के बारे में पढ़ लिया, अस्थियों के बारे में पढ़ लिया, जो संधियां थी उनके बारे में पढ़ लिया, पेशियों के बारे में भी जान लिया, उपास्थि के बारे में जान लिया। अब जंतुओं में कैसे गति होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वे कैसे जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और इनसे भी प्रश्न बन जाता है, तो ध्यान से समझ लीजिए। आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं आपको बता रही हूँ। एनसीईआरटी से आपको कंप्लीट पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने हैं। आपका एग्जाम साइंस के जो क्वेश्चन है एग्जाम में आप 30 में से 24, 25, 26 आराम से ला सकते हैं। पेडागोजी के भी टॉपिक में बताऊंगी कौन कौन से पढ़ने हैं, बस पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए जंतुओं की चाल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है केचुए के बारे में, और आप सभी लोगों ने केचुए देखे होंगे। बरसात के मौसम में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। तो लिखा है बगीचे में चलते हुए एक केचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही सोख यानी फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। इसके पश्चात केचुओं को एक कांच की पट्टी यानी टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की 2 सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? यानी सतह बदल देनी है और फिर देखना है कि केंचुआ किस पर आसानी से चल सकता है। केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सटाकर रखे गए छल्लों से बना प्रतीत होता है। यानी केंचुए का जो शरीर होता है वह छल्ले जैसा होता है। छल्ले जैसे ऐसा लगता है छल्ले सटाकर रखे गए हैं। आगे लिखा है केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इनमें पेशियां होती हैं। महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, केंचुए के शरीर में कोई अस्थि नहीं होती, लेकिन पेशियां होती हैं। आगे लिखा हुआ है केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटा कर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। तो आप सभी लोगों ने केंचुए देखे होंगे। इसका जो शरीर है ऐसा लगता है कि छल्ले जो हैं सटा कर रखे गए हैं। आगे लिखा है केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं। महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को याद रखनी है कि केंचुए का जो शरीर होता है उसमें अस्थियां यानी कि हड्डियां नहीं होती, परंतु पेशियां होती हैं, जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार से केंचुआ चलता है, जिस प्रकार से इसमें बताया गया है कि पश्च भाग को पहले स्वतंत्र कर देता है और अग्रभाग से भूमि को जकड़ता है यानी पकड़ता है। उसके बाद क्या करता है, शरीर को संकुचित करता है, पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ जाता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। तो इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो सहायता करते हैं इसके चलने में। आगे लिखा है यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक यानी बाल जैसी आकृति होती है। ये सूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। यानी इसके शरीर में सूक होते हैं। सूक यानी कि छोटे छोटे बाल। तो ये क्या करते हैं, ये पेशियों से जुड़े होते हैं और ये सूक जो है मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। तो इसीलिए तो केंचुओं को किसान का मित्र कहा गया है। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि किसान का मित्र जो है कौन है। ऑप्शन में आपको केंचुआ मिलेगा। तो याद रखना है, क्योंकि ये अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खा जाता है और अनपचे यानी जो पदार्थ पच नहीं पाता है
उसे बाहर निकाल देता है। तो यह कार्य जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, यानी मिट्टी को पोला कर देता है, ठोस नहीं रहती, वो पोली हो जाती है। तो इससे मिट्टी क्या है, उपजाऊ बनती है और उसमें जो भी फसल उगती है वह अच्छी होती है और पौधों को इससे फायदा होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो केंचुए की गति के बारे में बताया गया कि कैसे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अब लिखा है घोंगा के बारे में कि घोंगा कैसे चलता है। केंचुए के बारे में तो जान लिया, तो चलिए घोंगे के बारे में जान लेते हैं। तो घोंगा आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो देखा है, मेरे यहाँ एक बार गमले में छोटे छोटे से घोंगे मैंने देखे थे बरसात के मौसम में। तो आप लोगों ने भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो इस चित्र को आप लोग देख सकते हैं। ये होता है घोंगा। चलिए इसकी गति के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है किसी बगीचे में एक घोंगे का अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? इसे कवच कहते हैं। ये होता है कवच, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें ये कवच होता है। आगे लिखा है यह घोंगे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं होता। यह कवच एकल एकक होता है। अब आपको याद रखना है, ये बाह्य कंकाल है लेकिन अस्थियों का नहीं बना, यानी कि हड्डियों का नहीं होता है। यह एकल एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंगे के साथ खिंचता जाता है। अब पीठ पर ऊपर की तरफ है तो चलने में ये कोई भी सहायता नहीं करता है, बस जब घोंगा चलता है तो ये साथ में खिंचता जाता है। आगे लिखा है घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका प्रेक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊपर उठाकर कांच के नीचे की ओर उसके चलने के ढंग का प्रेक्षण कीजिए। यानी घोंगे को रखना है कांच की स्लाइड पर, फिर क्या करना है, ऊपर उठाकर नीचे से देखना है कि घोंगा कैसे चल रहा है। आगे लिखा है कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पाद यानी पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी? ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप घोंगे को चलते हुए देखेंगे। तो ये जो कवच है इसके अंदर ये घोंगा जो है चला जाता है और फिर जब चलता है तो ये उससे बाहर निकल आता है। यही यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखा है तिलचट्टा। तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच, जो आप लोगों ने सभी ने देखे होंगे। तो इसकी गति के बारे में बताया गया है। लिखा है किसी कॉकरोच यानी तिलचट्टा का प्रेक्षण कीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है। तो आपको ये याद रखना है, ये जमीन पर भी चल सकता है, दीवार पर भी चढ़ सकता है, हवा में भी उड़ सकता है। इसके पैर कितने होते हैं? 3 जोड़ी, यानी कि कुल 6 पैर इसके होते हैं। 3 जोड़ी का मतलब क्या हुआ? 6 पैर। आगे लिखा है जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तो आपको याद रखना है। आगे लिखा है वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अब जब ये हवा में उड़ता है, ऊपर बताया गया, तो इसके पंख भी होते हैं। पैर होते हैं चलने के लिए, पंख होते हैं उड़ने के लिए। आगे लिखा है अगले पैर सकरे और पिछले पैर चौड़े। आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं। अगले पैर देखिए, ये रहे, ये कैसे हैं? छोटे हैं, सकरे हैं। लेकिन पीछे के पैर देखिए आप लोग, काफी लंबे हैं, चौड़े भी हैं। ठीक है। आगे लिखा है तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके परों को गति देती हैं। यानी जो वक्ष की पेशियां हैं ये क्या करती हैं, जब कॉकरोच उड़ता है तो उस समय ये उसके परों यानी पंखों को गति देती हैं। तो केंचुए की गति के बारे में पढ़ लिया।
घोंगा के बारे में पढ़ लिया, तिलचट्टे के बारे में पढ़ लिया। प्रश्न यदि बनेगा तो इन्हीं से बनेगा, ये आपको याद रखना है। अब पक्षियों के बारे में लिखा है कि आखिर पक्षी कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो ये तो आप सभी लोगों को पता है कि पक्षी उड़ते हैं, तो इसी के बारे में बताया गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है पक्षी हवा में उड़ते हैं, भूमि पर चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर उड़ते हैं। चल भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर ही चले जाएं, ऐसा नहीं है। ये उड़ते हैं, ज़्यादातर ये उड़ते हैं, लेकिन चल भी सकते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा है, पक्षी हवा में उड़ते हैं, भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसीलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। यानी कि इनकी जो अस्थियां होती हैं यानी हड्डियां, इनमें वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण ये हल्के होते हैं पक्षी। और जो अस्थियां हैं हल्की होती हैं लेकिन मजबूत होती हैं, ये आपको याद रखना है। पश्चपाद यानी पीछे के पैर की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। अब पक्षियों का शरीर जो है अनुकूलित ही है उड़ने के लिए, तभी इनका शरीर इसी प्रकार से बना हुआ है। अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। अस्थियां यानी हड्डियां खोखली होती हैं, मजबूत होती हैं। पश्चपाद यानी पीछे के पैरों की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित है। और जो अग्रपाद है यानी आगे के जो पैर होते हैं, वे अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। तो जो आगे के पैर हैं वे पंखों के रूप में होते हैं। आगे लिखा है कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में भी सहायक होती हैं। यहाँ पर पक्षी का कंकाल दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब मछली के बारे में लिखा है, तो चलिए मछली के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर ये कैसे जल में तैरती है, कैसे दिशा निर्धारित करती है, कैसे ये आगे बढ़ती है, इसके बारे में। तो लिखा है कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? आगे लिखा है अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? अब जब आप नोक की तरफ से यानी जिस तरफ उसका नुकीला भाग है उस तरफ से अगर यदि आप नाव को ढकेलेंगे तो वह आसानी से चली जाएगी। अब चौड़े भाग की तरफ से यदि धक्का देंगे तो वह जल में सरलता से नहीं चल सकती है। आगे लिखा है क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी होती है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। आप लोगों ने देखी होगी मछली, तो इसका जो आगे का भाग है और पीछे वाला भाग है जहां पर पूंछ होती है, तो ये भाग जो है पतला होता है बीच के भाग की अपेक्षा। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि मछली का शरीर कैसा होता है, तो धारा रेखी होता है, ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। यानी कि जिस दिशा में इसका सिर यानी आगे का भाग मुड़ता है तो पीछे का भाग विपरीत दिशा में मुड़ता है। आगे लिखा है मछली चित्र के अनुसार बताया जा रहा है, इस अनुसार ये इस वाले चित्र के, यदि सिर इस तरफ है तो पूंछ इस तरफ है। आप लोग देख सकते हैं इसमें यदि सिर इस तरफ है तो पूंछ इस तरफ जा रही है।
तो सिर के विपरीत दिशा में इसके पीछे का भाग मुड़ता है। आगे लिखा है, मछली चित्र के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार की क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती है। पूंछ के पख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। यहाँ पख नहीं, पंख होगा। पूंछ में ये पंख जैसे होते हैं और ये मछली की सहायता करते हैं उसे तैरने में। आगे लिखा है, मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष आरित्र यानी फिल्पर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। तो मछलियों की गति के बारे में पढ़ लिया, कैसे ये जल में तैर लेती हैं, दिशा निर्धारित करती हैं, ये सब जान लिया। अब लिखा है सर्प कैसे चलते हैं। इनके तो ना पैर होते हैं ना इनके पंख होते हैं, फिर ये कैसे चलते हैं। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। आपने देखा होगा सांप जब चलता है इस तरीके से आगे बढ़ता है, कभी इस ऐसे नहीं चलता है कि सीधा चला जाए। तो ये जो वलय बनते हैं यह आगे की ओर गति प्रदान करते हैं। हमने विभिन्न जंतुओं की गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहेली एवं बूझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक हैं? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं एवं विशेषताएं हैं? विभिन्न जंतुओं के चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय भैंस की 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु समपादी होते हैं, क्यों? हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है? इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। तो अरस्तु ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या लिखा है यहाँ पर, गेट ऑफ एनिमल्स, और स्वयं अपने आप से उन्होंने कई प्रश्न पूछे। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं और जो प्रश्न है वह इसी प्रकार के हैं कि जंतु जो है कैसे चलते हैं, जंतुओं के 4 पैर, मनुष्य के 2 पैर, इस प्रकार के प्रश्न उस बुक में मिलेंगे। तो आज के लेसन में जंतुओं की गति के बारे में अच्छा लेसन था, इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं। जंतुओं की गति के बारे में पढ़ा, मनुष्य के अंदर जोड़ पाए जाते हैं जिस कारण ही हम लोग, जड़ों के कारण ही हम लोग उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं, वस्तुओं को उठा पाते हैं। किस जोड़ का क्या नाम है, सब कुछ इस लेसन में जाना है। तो अच्छा लेसन था। अब इसमें एक चीज़ और यहाँ पर लिखी हुई है योग के बारे में, और योग से प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा लिखा हुआ है, चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुक कर नहीं। योग की कई मुद्राएं होती हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं।
जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं। यह जोड़ों के दर्द को कम करती है, जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जिससे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। तो आप लोगों को याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। तो ये पूछा जाता है, सीटेट में अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन और भी जो यूपी टेट का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है, यानी शिक्षक भर्ती के जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।